अब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, रिस्पायरेशन मैंने बोला, रिस्पायरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन है। और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसका ब्रेक डाउन होगा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, उसे हम कहेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिपीट कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहेंगे? जिस चीज का रिस्पायरेशन के दौरान ब्रेक डाउन होगा उस चीज को हम कहेंगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। द सब्सटेंस विच विल बी ब्रेक डाउन, जिस सब्सटेंस का, जिस फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा कब? ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन वॉट एवर सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन वॉट एवर सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो कौन कौन आते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में? पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नाम आता है आपका फैट, तीसरा नाम आता है आपका प्रोटीन, चौथा नाम आता है आपका अदर्स। अदर में कोई तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, बॉडी के कंपोनेंट हो सकते हैं, कई तरह का ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, अदर्स। तो आप देख सकते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से रिस्पायरेशन के समय, जब रिस्पायरेशन हमारी बॉडी में होता है या प्लांट की बॉडी में होता है, तो रिस्पायरेशन के समय प्लांट की बॉडी में किस चीज का ब्रेकडाउन होता है? तो आपके उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट का होता है, प्रोटीन्स का होता है और अदर्स का। ये सारे के सारे क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएंगे। तीनों क्या कहलाएंगे? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का नाम है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, मैनोज आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब हम बात करेंगे अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, अच्छा सीक्वेंस जो है यही रखना है, 1 2 3 जो हमने दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है, आपको यही सीक्वेंस रखना है। सबसे पहला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर में प्रोटीन, फैट, तीसरा नंबर में प्रोटीन। फिर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना, याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे करोगे गलत हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट प्रेफरेबल रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आर, सबसे प्रेफरेबल रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन। ये सीक्वेंस याद रखना है। इस बात को समझने के लिए आप एग्जांपल हम दे सकते हैं, एक कहानी सुना सकते हैं छोटी सी। देखो एक कहानी, ये मोहन राम नाम का एक लड़का को एक कमरे में बंद कर दिया, कमरा था और इसके अंदर ये मोहन राम नाम का एक लड़का बंद है। अब ये मोहन राम नाम के लड़के को अंदर में बंद किए, जहां पर सो खाने के लिए क्या क्या रख दिए? एक टोकरी में भरकर हमने इसमें रख दिया फ्रूट्स, एक टोकरी भर के। दूसरी टोकरी में हमने इसके लिए रख दी बासी रोटी, रोटियां खाओ। और तीसरी टोकरी में रख दिया सड़ा हुआ खाना और मोहन राम को बंद कर दिया कमरे के अंदर। बताओ, मोहन राम कमरे के अंदर चारों तरफ से पैक है। अब मोहन राम को भूख लगेगी, मोहन राम क्या खाना पसंद करेगा? फ्रूट्स खाएगा, बासी रोटी खाएगा, बासी रोटी खाएगा या सड़ा हुआ खाना खाएगा? बदबूदार, बिल्कुल बदबू आ रही है खाने में, क्या खाना पसंद करेगा? तो आप ऑब्वियसली कहोगे मोहन राम फ्रूट्स खाएगा। अच्छे फ्रेश फ्रूट है ना, फ्रूट्स खाएगा। मोहन राम रोटी खाएगा या नहीं खाएगा? क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, मोहन राम रोटी खाएगा या नहीं खाएगा? सूखी हुई बासी रोटी खाएगा या नहीं खाएगा? सूखी सूखी रोटी है, खाएगा। कब खाएगा? अगर सारे फ्रूट्स खत्म हो गए और कमरे का दरवाजा नहीं खुला, भूख के मारे उसकी हालत खराब होने लगी, बीमार हो गया, भूख लगने लगी, बहुत कस के भूख लगी और कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो फ्रूट्स जब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, जब कंप्लीटली फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तब वो रोटी खाना पसंद करेगा। सूखी हुई रोटी है, बासी रोटी है। और जब रोटी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तब जाकर वो सड़ा हुआ खाना खाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। तो मोहन राम सबसे पहला फर्स्ट चॉइस क्या होगी इसकी? फ्रूट। जब तक फ्रूट्स रखे रहेंगे क्या वो सूखी रोटी खाएगा? नहीं खाएगा। कब सूखी रोटी खाएगा? जब फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तब वो सूखी रोटी खाएगा। और ये रोटी जब तक रहेगी, सड़ा हुआ खाना नहीं खाएगा, बदबू आ रही है इस खाने से, उस खाने को नहीं खाएगा। लेकिन अगर रोटी भी खत्म हो गई, फ्रूट्स भी खत्म हो गया, तो मजबूरी में वो सड़ा हुआ खाना खाएगा।
अगर ये कहानी आपको समझ में आई है, इस कहानी में यहाँ देखिए हम तुलना करवा रहे हैं, ये रहा फल, फल से कंपेयर कर लो कार्बोहाइड्रेट को, सूखी रोटी बासी रोटी से कंपेयर कर लो, ठीक है, बासी रोटी सूखी रोटी से तुलना कर लो, सूखी बासी रोटी से तुलना कर लो फैट को, और प्रोटीन को कंपेयर कर लो सड़ा हुआ खाना से। अब इस कहानी को यहां पर समझेंगे। हमारी बॉडी सबसे पहले किस चीज का रिस्पायरेशन करना पसंद करती है? हमारी बॉडी में भी प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, तीनों है मेरे शरीर में। अब बताओ मेरे शरीर में कौन सी चीज का रिस्पायरेशन हो रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट का हो रहा होगा या फैट का या प्रोटीन का? तीनों ऑप्शन है उसके पास। तब हमारा बॉडी किसका रिस्पायरेशन करेगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। मेरे बॉडी में अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा है। लेकिन अगर मेरे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए किसी भी कारण से, हम आज व्रत कर लें, आज फास्टिंग रख ले, फास्टिंग कर लिए, आज उपवास कर लिए, तो मेरे शरीर का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, या बीमार पड़ गए तो हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, खाना नहीं खाए तो हमारे शरीर में किसका रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा? फिर फैट का रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। फैट का रिस्पायरेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक कि फैट खत्म ना हो जाएगा। जैसे ही पूरा फैट खत्म हो जाएगा तो बॉडी में किसका रिस्पायरेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का। मतलब सबसे फर्स्ट प्रेफरेबल रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट कौन हुआ? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। समझ रहा? हमारे शरीर में प्रोटीन का रिस्पायरेशन कब होगा? जब हम हफ्तों खाना ना खाएं, 4-5 दिन खाना ना खाएं, हमारे शरीर का सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा पहले, फिर लग जाएगा नंबर फैट का, फैट खत्म होने लगेगा, और जब फैट भी खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया, तब मजबूरी में बॉडी प्रोटीन का रिस्पायरेशन करती है। तो फर्स्ट रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, डाइटिंग वर्ड सुना होगा आपने नाम, डाइटिंग कर रहे हैं, मोटे मोटे लोग कहते हैं डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग में क्या चीज का रिस्पायरेशन करवाना होता है? डाइटिंग क्या चीज बढ़ जाता है? ये क्या बढ़ जाता है? चर्बी से कहते हैं। डाइटिंग किस लिए करते हैं? फैट कम करने के लिए, पता है ना? डाइटिंग क्यों करते हैं? फैट कम करने के लिए। फैट ज्यादा हो जाता है तो फैट कम करने के लिए डाइटिंग करनी पड़ती है। फैट का रिस्पायरेशन कराना है तो सोच का आंसर खुद दो। इस फैट का रिस्पायरेशन कराना है आपको, इस फैट का। तो फैट का रिस्पायरेशन कब होगा? कब फैट का रिस्पायरेशन शुरू होगा? जो आपके शरीर में फैट चर्बी जम गई है उसका रिस्पायरेशन कराना है। फैट का रिस्पायरेशन कब शुरू होगा? फैट का रिस्पायरेशन तब शुरू होगा जब कार्बोहाइड्रेट पूरे से खत्म हो जाए आपकी बॉडी। मतलब जब भी आपको डाइटिंग करनी होगी तो क्या खाना बंद करना होगा? क्या चीज नहीं खाना होगा? फैट का रिस्पायरेशन कराना होगा, क्या नहीं खाना होगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना होगा। इसे डॉक्टर कहता है, जब डाइटिंग करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं चावल मत खाना, शक्कर मत खाना, आलू नहीं खाना। क्यों? आलू, चावल, शक्कर सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब तक रहेगा तब तक फैट का रिस्पायरेशन हो सकता है आपके शरीर में? नहीं होगा। फैट चमड़ी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो पहले कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देंगे। पहला काम डाइटिंग करने में पहला काम है कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं। तब किसका नंबर आया? फैट का। अब फैट का रिस्पायरेशन कराना, फैट को घटाना है, फैट ज्यादा हो गया है तो क्या फैट खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। डाइटिंग में इसलिए फैट भी नहीं खाते, घी तेल भी नहीं खाते। तो फैट भी नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाएंगे, और जितना फैट अंदर का है इसलिए उसका रिस्पायरेशन हो जाएगा, चमड़ी कम होने लगेगी। अब लेकिन इंसान है, भूख तो लगता है बाबा, भूख लगता है कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो क्या खाएंगे? भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाना है। क्या खाओगे? तो हम ये खा सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन खा सकते हैं नहीं खा सकते डाइटिंग में? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। जितना भी प्रोटीन वाला चीज है सब खा सकते हैं। तो जब भी भूख लगे आपको, डाइटिंग में हो अगर आप, तो आपको क्या खाना चाहिए? प्रोटीन वाली चीज खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन मिलता है। जैसे कि अंकुरित चने खाइए, दाल पीजिए, दूध पीजिए, जिसमें भी प्रोटीन होता है वो सब चीजें खा सकते हैं। तो पेट भरने के लिए आपको क्या खाना है? प्रोटीन वाला। आजकल तो जिम जो लोग कहते हैं प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं। आप में से कोई जाता होगा जिम, आप लोग प्रोटीन वाला पाउडर भी खरीद कर खाते होंगे। समझ में आया? प्रोटीन पाउडर क्यों खाना है और फैट और कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं खाना है? क्योंकि रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट में सबसे पहला प्रेफरेंस हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट है। जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा तब तक फैट का रिस्पायरेशन नहीं हो सकता, ठीक है? और जब फैट का रिस्पायरेशन पूरे से खत्म हो जाएगा तब प्रोटीन का नंबर आएगा। तो मतलब प्रोटीन का रिस्पायरेशन जल्दी नहीं होता। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट के बारे में, रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं, नॉर्मली आपने रोज खाना खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, बताओ किसका रिस्पायरेशन हो रहा है नॉर्मल लाइफ में? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन
जैसे ही हमारे शरीर में हमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मान लीजिए आज हम सुबह से व्रत किए हुए थे, सुबह से 4-5 घंटों से कुछ घंटों से हमने कुछ नहीं खाया, तो धीरे कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा हमारे शरीर का, सारा खत्म हो जाएगा। किसका रिस्पायरेशन होने लगेगा, फैट का। ठीक है, शाम शाम तक फैट का रिस्पायरेशन होने लगेगा। लेकिन अगर हम 2-3 दिन 4 दिन तक कुछ ना खाएं, तब किसका रिस्पायरेशन होगा, 3-4 दिन तक ना खाएंगे तब प्रोटीन का रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। तो मतलब यहां से यहां तक नॉर्मल कंडीशन थी, कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा तो नॉर्मल कंडीशन है, फैट का रिस्पायरेशन हो रहा तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर प्रोटीन का रिस्पायरेशन शुरू हो गया तो ये इमरजेंसी कंडीशन कहला जाएगी। कौन सी कंडीशन हो गई, ये इमरजेंसी। ये दोनों नॉर्मल कंडीशन है हमारे बॉडी में। नॉर्मल कंडीशन में किसका रिस्पायरेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। ठीक है, और इमरजेंसी पड़ने पर किसका रिस्पायरेशन होता है, प्रोटीन का। अच्छा, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, स्टोर फूड है। प्लांट के शरीर में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज होता बनता है फोटोसिंथेसिस में, स्टार्च के फॉर्म में। और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, फैट स्टोर होता है हमारे बॉडी में। तो ये स्टोर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दोनों, हाँ ये स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर फूड है या नहीं हमारे बॉडी का, हाँ है, स्टोर फूड है ये दोनों। लेकिन प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का स्टोर फूड है या नहीं, हमारे बॉडी में प्रोटीन स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। मेरे हाथ पैर बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल है, सब किससे बनी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी की, ना कि ये हमारे बॉडी का वो है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट से स्ट्रक्चर बनता है। और इन दोनों से क्या होता है, स्टोर होता है ये। ठीक है, तो ये स्टोर वाली चीजों को, हमने कोई चीज स्टोर करके रखी है कभी भविष्य के लिए, उसको यूज करें स्टोर चीज को। तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चीज को बेचना पड़े, स्ट्रक्चरल चीज को रिस्पायरेशन करना पड़े तो इमरजेंसी है। समझ में आई बात, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और ये स्टोर फूड है। इसीलिए अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट का रिस्पायरेशन होता है तो स्टोर फूड का रिस्पायरेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का रिस्पायरेशन होता है। तो इस घटना को फ्लोटिंग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन क्या होता है तो बताइएगा, when respiratory substrate are either carbohydrate और फैट। अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट हुआ तो इस तरह के रिस्पायरेशन को हम कहेंगे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। लेकिन अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हुआ तो, इमरजेंसी कंडीशन हुई तो इस तरह के रिस्पायरेशन को कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन के नाम से जानेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन क्यों बोले, क्योंकि प्रोटीन से क्या बना होता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म बना हुआ होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो प्रोटोप्लाज्म का रिस्पायरेशन हो रहा है, इसलिए इसे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहेंगे। तो रिपीट करते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन whatever substance is break down, that substance is known as respiratory substrate. It may be carbohydrate, it may be fat, it may be protein or others. If respiratory substrate is either carbohydrate or fat, then this type of respiration is known as floating respiration. When respiratory substrate is protein, then this type of respiration is known as protoplasmic respiration. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, स्टोर फूड है हमारे बॉडी का, और प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चरल आइटम है, स्ट्रक्चरल बॉडी है, बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी का। अच्छा, अब इसको अगर समझ में आ गया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का रिस्पायरेशन हुआ तो प्रोटीन कहेंगे और प्रोटीन का हुआ तो प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर देना, मेरे पास एक चने का दाना था, ग्राम चना, चना ग्राम, इस चने के दाने को मैं पानी में डाल दिया, वाटर में सॉक कर दिया। पानी में डालते ही, डालने के बाद इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, अंकुरित होने लगेगा। जर्मिनेट होगा तो इसमें से क्या आएंगी, नई नई लीव्स आएंगी, इधर नया रूट आएगा, होगा जर्मिनेशन होगा। और जब जर्मिनेशन कर रहा होगा चना का दाना, जर्मिनेट कर रहा होगा, अंकुरित हो रहा होगा, तो जर्मिनेशन के दौरान इसको एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो रिस्पायरेशन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। जर्मिनेशन करने के लिए क्या करेगा, ये रिस्पायरेशन करेगा। तो कौन सा रिस्पायरेशन करेगा, चना के अंदर क्या स्टोर फूड होता है पता है आपको, चना खाने से हमें क्या मिलता है, सबको पता होगा, चना खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के लिए चना खाते हैं, इसके अंदर स्टोर फूड क्या है, प्रोटीन है।
किसका रिस्पायरेशन होगा? चने के जर्मिनेशन के समय। चना क्या, कोई भी दलहन का प्लांट हो, कोई भी तरह का लेग्यूम क्रॉप हो, लेग्यूम क्रॉप मतलब दाल वाले, कोई भी दाल हो, किसी भी तरह की लेग्यूम होगा और लेग्यूम का रिस्पायरेशन होगा, लेग्यूम सीड का, ठीक है, लेग्यूम सीड का अगर रिस्पायरेशन होता है, अगर लेग्यूम सीड का रिस्पायरेशन होता है तो लेग्यूम सीड के अंदर क्या भरा हुआ होता है? प्रोटीन भरा हुआ होता है और प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा लेग्यूम सीड का जब रिस्पायरेशन होगा तो बताओ लेग्यूम सीड के रिस्पायरेशन में प्रोटीन का रिस्पायरेशन होता है, इसलिए इसे कौन सा रिस्पायरेशन कहेंगे? फ्लोटिंग रिस्पायरेशन या प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन? जल्दी से अपना आंसर लॉक करो, फिर हम समझाएंगे आंसर, हम राइट आंसर हम देंगे। जल्दी से टिक करिए अपने मन में, फ्लोटिंग कहेंगे या प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे? प्रोटीन का रिस्पायरेशन हो रहा है जब भी चने के दाने का या किसी भी लेग्यूम सीड का रिस्पायरेशन होगा तो उसमें प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा, इसलिए उसको प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहेंगे या फ्लोटिंग? जल्दी से आंसर अपना सोच कर रखिए, आंसर हम आंसर देते हैं, ठीक है। आंसर होगा फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। अब सभी लोग शॉक हो गए होंगे, आंसर होगा फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। आप सबने आंसर टिक किया होगा प्रोटोप्लाज्मिक, क्योंकि हमने भी पढ़ाया प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा तो प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? लेग्यूम सीड का जब भी रिस्पायरेशन होता है उसे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कहते हैं। ये बात समझ में तो नहीं आ रही होगी, आप लोग को बहुत अजीब लग रहा होगा। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सी कहानी सुनाते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपके घर में सोना चांदी बेचने की जरूरत पड़ गई, आपके घर में किसी काम के लिए आपकी स्कूल फी जमा करनी है या कोई भी काम है, उसके लिए आपके मम्मी पापा को सोना बेचना पड़ गया, अपने घर का गोल्ड, जो गोल्ड रखी हुई मम्मी, अपना गोल्ड बेचना पड़ा उनको, तो बताओ घर में नॉर्मल कंडीशन चल रही है इमरजेंसी? जल्दी सोच के आंसर दो। अगर घर में मम्मी को गोल्ड बेचना पड़ा किसी काम को करने के लिए, कुछ चीज के लिए, तो घर में नॉर्मल कंडीशन है, गोल्ड बेचना पड़ रहा है तो, या इमरजेंसी है? ऑब्वियसली इमरजेंसी है। मतलब गोल्ड बेचना इमरजेंसी में आता है या नॉर्मल में आता है? इमरजेंसी में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मेरे घर के बगल में एक सुनार की दुकान है और वो सुनार रोज गोल्ड बेचता है। बताओ क्या उसके घर में इमरजेंसी है, बहुत गरीबी आई हुई है क्या? मेरे बगल वाला सुनार जो है, सुनार की दुकान है, वो सोना ही बेचता है रोज, उसके घर में इमरजेंसी है, नॉर्मल है? होप आंसर आपको मिल गया होगा। अगर सुनार सोना बेचेगा तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन हम लोग सोना बेचेंगे अगर अपने घर का तो ये इमरजेंसी है। ऐसे ही इस लेग्यूम सीड के अंदर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन भरा होता है, रिच इन प्रोटीन। लेग्यूम जितने भी तरह की लेग्यूम में दाल होती हैं वो रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन से बहुत रिच होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इनके पास बहुत सारा प्रोटीन है, इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशन में भी प्रोटीन का रिस्पायरेशन करते हैं। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है कि चने में इमरजेंसी चल रही है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल रिस्पायरेशन हो रहा है, इसके पास सिर्फ प्रोटीन ही है तो क्या करेगा बेचारा, इसको नॉर्मल में भी प्रोटीन खर्च करना है। तो यहाँ पर लेग्यूम सीड के केस में सिर्फ एक्सेप्शन पढ़ लेना, एक्सेप्शन है, लेग्यूम सीड का रिस्पायरेशन में अगर प्रोटीन का रिस्पायरेशन होता है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन ना बोलकर फ्लोटिंग रिस्पायरेशन बोलेंगे। याद रखिएगा, कौन सा रिस्पायरेशन कहेंगे? फ्लोटिंग। और हमारे शरीर में अगर प्रोटीन रिस्पायरेशन हुआ तो प्रोटोप्लाज्मिक, प्लांट के शरीर में प्रोटीन रिस्पायरेशन हुआ तो कोई भी प्लांट में तो प्रोटोप्लाज्मिक। लेकिन अगर लेग्यूम सीड में हुआ, लेग्यूम मतलब दाल वाले, है ना, दाल वाले कोई बीज में अगर हुआ, दाल के कोई सीड में, तो उसे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में मानेंगे। ये एक्सेप्शन था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिस्पायरेटरी सब्स्टिट्यूट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है, तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, किस बेसिस पर? absence and presence of oxygen, ऑक्सीजन प्रेजेंस और absence बेसिस पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के टाइप पढ़ने वाले हैं, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या absent है, इस बेसिस पर रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है। इस बेसिस पर रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस तरह के रिस्पायरेशन को क्या कहेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन।
लेकिन अगर absent है, absence of ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन absent है तो इस तरह के रिस्पायरेशन को कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कितने तरह का हो गया? दो तरह का, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन कब होता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखेंगे अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो क्या होगा। तो याद रखना, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो पहली कंडीशन याद रखना कि जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दूसरा डिफरेंस, एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट रिस्पायरेशन होता है, कंप्लीट रिस्पायरेशन होता है, ये कंप्लीट रिस्पायरेशन है, पूरी तरह से यहाँ पर रिस्पायरेशन रहता है, ऑक्सीडेशन रहता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह से कंप्लीट रिस्पायरेशन नहीं होता। एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट रिस्पायरेशन है, एनारोबिक रिस्पायरेशन इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है। पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। तीसरी बात, इस प्रोसेस में जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो जितनी भी कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे कार्बन के एटम्स क्या बनकर उड़ जाएंगे? CO2 गैस बनकर उड़ जाएंगे। जितना भी कार्बन होगा सारा का सारा कार्बन क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। किस केस में? एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ऑल द कार्बन, जितना भी कार्बन होगा सबस्ट्रेट में, स्पाइकी सबस्ट्रेट में, ऑल कार्बन विल कन्वर्ट इनटू द CO2, सारे कार्बन CO2 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सारे कार्बन CO2 बनकर नहीं उड़ पाएंगे। यहाँ पर जितने कार्बन होंगे, जितने भी सारे कार्बन CO2 बनकर उड़ जाएंगे। और बताओ, जो कंप्लीट रिस्पायरेशन हुआ है, सब कुछ उड़ गया, सारा कंप्लीट रिस्पायरेशन हुआ तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी या कम? यहाँ पर मोर एनर्जी निकलेगी। ठीक है, मोर एनर्जी बनेगी। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो क्या होता है? लेस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बहुत कम निकलती है। ठीक है, फिर अगली बात, मोर एनर्जी निकलेगी, वहां पर लेस एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? एक ग्लूकोज का अगर रिस्पायरेशन हुआ, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का, कितना? 1 ग्लूकोज, अगर एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा तो उसके बाद दौरान एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 686 किलो कैलोरी एनर्जी। जबकि अगर सेम ही 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का यहां भी रिस्पायरेशन हुआ, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का एनारोबिक रिस्पायरेशन